बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉस का आज हमारा 14th लेक्चर है, जिसके अंदर हम थर्ड हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस इसको कंप्लीट करेंगे और इसको डील कर रहा था सेक्शन 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं रीकैप, यानी हमने जो वो टॉपिक्स इस हेड के अंदर पहले पढ़े थे उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बिज़नेस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था बिज़नेस की जो इनकम है वो किस तरह से चार्जेबल टू टैक्स होती है, इसमें हमने डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या होता है और ये जो नॉर्मल बिज़नेस है, आम कारोबार है, उससे किस तरह से डिफरेंट होता है और इसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से की जाती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि कारोबार करने के लिए जो बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उन एक्सपेंसेस को हमें एफबीआर की तरफ से ये रिलीफ दिया जाता है कि हम इनकम कैलकुलेट करते हुए उसमें से डिडक्ट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे थे जो हमने देखे थे जो हमें एज अ डिडक्शन अलाउड होते हैं और हम अपनी टोटल इनकम में से उनको माइनस करते हैं और जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह से हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती, और यही हमारा टॉपिक जो था वो पिछले लेक्चर के अंदर चल रहा था और उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स बाकी रह गई थी। तो आज इंशाल्लाह हम उन ट्रीटमेंट्स को, जो ये वाला लेक्चर है उसमें कवर अप करेंगे और इस हेड को ख़त्म करेंगे। इसमें जो हमारे पास ट्रीटमेंट आ रही है वो है एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल। यानी हमने ये देखा था पिछले लेक्चर के अंदर भी कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारे के सारे अलाउड होते हैं, यानी इनकम कैलकुलेट करते हुए उनको टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल है जो कि अदा नहीं किया गया, यानी उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है या कोई वायलेशन की है, तो उस वायलेशन की वजह से जो ये बिल है इसकी अमाउंट डिडक्शन जो है वो नहीं बन पाएगी, यानी टोटल इनकम में से वो डिडक्ट नहीं होगी। तो जो ऐसे यूटिलिटी बिल्स होंगे वो डिडक्टेबल नहीं रहेंगे और इसको डील करेगा सेक्शन 21 सबसेक्शन पी। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारी लास्ट कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी भी है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। वो है सेल्स टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसको डील करके सेक्शन 21 सबसेक्शन क्यू, आगे डॉटेड है कि कंटिन्यूड है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे तो फिर हमें ये समझ आएगी कि ये क्या ट्रीटमेंट है। एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेड या एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला नेमली। इस फार्मूले की तरफ जाने से पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली होता यह है कि सेल्स टैक्स एक्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें समझ आएगी कि इनपुट और आउटपुट टैक्सेस होते हैं और इसी तरह से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्सन सेल्स टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे एफबीआर में इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर किया जाता है, वैसे ही किसी भी मर्चेंट को या सेल्स जो आउटलेट होता है उसको अंडर सेल्स टैक्स एक्ट रजिस्टर किया जाता है। और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होता है और रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होती है, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की जाए तो क्या ट्रीटमेंट होती है। तो ये तो सारी डिटेल हम समझेंगे जब हम सेल्स टैक्स एक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये जब हमारा इनकम टैक्स ख़त्म हो जाएगा तो हम सेल्स टैक्स एक्ट की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पर ये इन डिटेल समझ आएगी ये ट्रीटमेंट। फ़िलहाल हम इसको सरसरी सा समझते हैं और ये ज़्यादातर इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती क्योंकि ये सेल्स टैक्स से रिलेट कर रही होती है, तो इसलिए फिर ज़्यादा इसका यूजेज यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वैसे तो जो सेल्स की जाती हैं पर्सन, किसी भी पर्सन को जो रजिस्टर्ड होता है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो डिडक्टेबल होते हैं, वो जो हमने पढ़े थे वही वाले एक्सपेंस होते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ सेल्स टैक्स एक्ट से तो एक फार्मूला अप्लाई होगा, उस फार्मूले के मुताबिक जो है वो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं रहेगी। तो उस फार्मूले को हम समझते हैं, वो फार्मूला ए ओवर बी इंटू सी। अब ये ए बी सी क्या है इसको हम देख लेते हैं। ए है इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट, यानी कि इनकम के हेड में जो डिडक्शन सारी की सारी उसने क्लेम की हुई हैं वो हो जाएगा ए। बी है टर्नओवर फॉर टैक्स ईयर, टर्नओवर यानी कि जो टोटल उसका टर्नओवर था, टोटल सेल्स थी या जितनी भी उसने जो कारोबार किया उसकी जो टोटल अमाउंट थी वो हो जाएगी बी। और सी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू persons required to be registered but not registered।
यानी कि समझ लें कि 80% सेल्स तो हमने रजिस्टर्ड पर्सन को ही की हैं, लेकिन 20% जो सेल है वो ऐसे बंदे को की है जो कि सेल्स टैक्स के अंडर रजिस्टर नहीं था। तो उसकी वो जो सेल की अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ को माइनस कर देंगे और वो वाली अमाउंट इस फार्मूले में डाल देंगे। और ये फार्मूला उसके ऊपर कब अप्लाई होगा, वेयर सेल्स इक्वल और एक्सीड ₹100 मिलियन पर पर्सन। यानी कि अगर हमने उसको 100 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, वो अगर एक पर्सन को दी होगी तो ही ये ट्रीटमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। प्रोवाइडेड दैट दिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट। यानी कि जितनी भी डिडक्शन क्लेम की हैं उससे 10% से ज़्यादा इसकी अमाउंट भी एक्सीड नहीं करेगी। तो ये दो कंडीशन आ जाती हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत कम यूज़ होती है, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने इंसर्ट की है। जो हमारा लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो दो ट्रीटमेंट्स अभी हमने पढ़ी हैं ये उसके अकॉर्डिंगली जो थी वो इंसर्ट की गई थी। लेकिन इनका जो अगर प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे तो एक पर्सन को अगर हम 100 मिलियन अगर की सेल इतना अमाउंट की करेंगे तो ये ट्रीटमेंट एप्लीकेबल हो पाएगा। तो इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट बस हम एक सरसरी सी समझेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है उस लिहाज से, बस इसको ट्रीटमेंट तक हम महदूद रखेंगे। उसके बाद हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। एक्टिविटी ये है कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस बिल्कुल सिंपल थी कि कौन कौन सी जो इनकम है वो बिज़नेस की इनकम कहलाती है और वो जो है वो टैक्सेबल होगी। उसके बाद जो ज़्यादा एक्टिविटी हमने इस पूरे हेड में की है वो ये है, यानी कि 90% हमने एक्टिविटी की है कि कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। यानी जो टोटल इनकम होगी उसमें से किन किन एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा और कौन कौन सा एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो पाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स पेड, कि अगर हमने किसी को इनकम टैक्स, ये आपकी एक एक्टिविटी भी है, आपने ख़ुद से भी यहाँ से जज करना है। जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े थे उनमें मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो यहाँ से भी आप ख़ुद से अभी सोचें कि इनकम टैक्स पेड क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी कि ये टोटल इनकम में से माइनस होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये पढ़ा था कि जो टैक्सेस वगैरह पे की हैं, लेवीज लगी हुई हैं, कोई सेस पे किया है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नॉट अलाउड। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं आइटम। ये मैंने खुद से एक एक्टिविटी बनाई है ताकि एक तो लेक्चर भी रिकॉल हो जाएगा और थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको आइडिया हो जाएगी कौन से टैक्सेस या कौन से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, कौन से माइनस नहीं होंगे। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बाकी तो एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं आप इंटरनेट से भी देख के या आप किसी भी बुक से हेल्प लेके। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, इवन अकाउंटिंग के अंदर भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे मेंशन होते हैं, वहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है। और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल्स में भी बताया था कि कौन कौन एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड हैं और कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर अगर हमने इंटरेस्ट पे करना हो तो ये आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। ये आप लेक्चर भी जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये रिकॉल होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने दिया है, क्योंकि एक हमारा नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है तो ये डिडक्ट होता है, ये अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सामने आ गया अलाउड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के ऊपर जो हमने ड्यूटी पे की है वो हमारे पास जो एक्सपेंस होगा इसको अलाउ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ये भी आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब गुड्स के ऊपर जो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी पे की है ये अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये अलाउ होती है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों तो कस्टम ड्यूटी हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, ये क्यों नहीं अलाउ की गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट, कि प्लांट को हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है तो इसकी भी कॉस्ट जो है ये अलाउ नहीं की जाती है। अब इसी तरह से देखें कि कॉस्ट ऑफ मूविंग बिजनेस स्टॉक, कि बिज़नेस का जो स्टॉक है, कारोबार जो हम करते हैं उसको मूव करने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउ किए जाते हैं। यहाँ पे भी देखें दोनों ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से ज़कात पेड माइनस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है कि ये अलाउ नहीं है। क्यों? अब इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि हमने जब सैलरी का हेड पढ़ा था उस हेड के अंदर हमने देखा था कि जब हम सैलरी को टोटल करते हैं तो उसमें से उस टाइम पे ज़कात माइनस कर दी जाती है। तो अगर हम इसको दोबारा से यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या होगा कि ये डबल इसकी अकाउंट जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी। तो ज़कात पेड सैलरी के हेड में ट्रीट की जाएगी, इसलिए इस हेड के अंदर ये नॉट अलाउड है, सैलरी के हेड में ये अलाउड है। और बिज़नेस प्रॉपर्टी टैक्स पेड ये
जो हमारा टैक्स पे किया गया है ये क्योंकि प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर पे, यानी ये जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है उसका टैक्स ये दिया गया, ना कि ये हमने इनकम के ऊपर टैक्स पे किया है, तो इसलिए ये उन एक्सपेंसेस में अलाउड होगा। और ये सारी की सारी मैंने वही ट्रीटमेंट्स ली हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। सवाल रह गया कि कस्टम ड्यूटी प्लांट के ऊपर पे की तो अलाउ नहीं की गई, लेकिन वही ड्यूटी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जब हमने गुड्स के ऊपर हमने पे की तो वो अलाउ की गई। कॉस्ट ऑफ प्लांट जो हमने मूव किया वो अलाउ नहीं की, लेकिन जब हमने बिज़नेस के स्टॉक को अलाउ किया तो ये क्यों हुआ, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को समझने के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। उस वहाँ पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आ रही है कि जो प्लांट है या मशीनरी है ये चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं, और जो हमारा गुड्स हैं ये स्टॉक्स हैं, ये हमारे जो नॉर्मल स्टॉक आइटम कहलाती हैं। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, या अकाउंटिंग के जो बेसिकली टर्म्स हैं वो किस तरह से इसके ऊपर इम्पेक्ट डालती हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगा। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा लेआउट बना लिया कि हमारी कौन कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल है, कौन सी नहीं है। और जो मैं आपको बात डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि हम इन चीज़ आइटम्स को समझेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेसिकली हमने समझना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो जिन लोगों का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने बीकॉम नहीं किया हुआ, आईकॉम नहीं किया हुआ, या उनको अकाउंटिंग की नो हाउ नहीं है, तो ये लेक्चर उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के जो इंट्रोडक्शन है या जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की उनको समझेंगे। और क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्सेशन आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जो कोई भी कारोबारी इदारा है वो अपनी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करता है, एफबीआर वाले उसको चेक करते हैं और उनसे कोरोबोरेट करके मैच करके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करके फिर एफबीआर जो है वो टैक्स को अप्लाई करता है। यानी कि ये इंटरलिंक्ड है अकाउंटिंग और टैक्सेशन। तो हम इसको पहले समझेंगे अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंट जो बेस है या स्ट्रक्चर है वो क्या है, और उसके अंदर फिर हमारा जो टैक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है वो कैपिटल और रेवेन्यू इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि हम उसके अंदर एक न्यू जो सब्जेक्ट है उसको भी टच करेंगे, कुछ नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ हम उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो देखेंगे कि वो टैक्स जो हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।